अब खबरदार का फोकस बदलते हैं और सुशांत केस से चीन के साथ चल रहे सामरिक और कूटनीतिक केस की तरफ बढ़ते हैं। पिछले 24 घंटे से भारत और चीन के बीच रक्षा मंत्रियों की उस बैठक की चर्चा हो रही है जो मौजूदा टकराव के बीच पहली हाई लेवल मीटिंग थी। मॉस्को में यह मीटिंग 2 घंटे 20 मिनट तक चली, जिसके बाद दोनों देशों के बयान भी आए और यह साफ हो गया कि टकराव अभी खत्म नहीं होगा। लेकिन मॉस्को में चीन के सामने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो अंदाज था वो भारत की सख्ती और संकल्प को दिखाता है। उस मीटिंग की दिलचस्प तस्वीरों का विश्लेषण करना आज जरूरी है। पहली तस्वीर देखिए, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जाना पहचाना अंदाज है। वो बोलते हैं और साथ साथ उंगलियों के इशारे चलते हैं। समझ में यही आ रहा है जैसे चीन से साफ कह दिया कि अब बहुत हो गया। दूसरी तस्वीर देखिए, इसके मायने भी यही निकाले जा रहे हैं जैसे राजनाथ सिंह चीन के रक्षा मंत्री से कह रहे हो कि चीन ने सीमा पर सभी नियमों को तोड़कर घुसपैठ की और ये भारत को बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ये तस्वीरें बोल पड़ती तो राजनाथ सिंह कुछ ऐसा ही बोल रहे होते जैसे 2 महीने पहले वो भारतीय सैनिकों के बीच जाकर लद्दाख में चीन को ललकार कर आए थे। मॉस्को की तस्वीरों ने वही बात याद दिला दी। हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। ये मुंहतोड़ जवाब अब चीन को हर तरफ से मिल रहा है। भारत की ऐसी सख्ती उसने पहले कभी नहीं देखी। मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फुल फॉर्म में थे। उनके सामने चीन के रक्षा मंत्री और उनकी टीम की बॉडी लैंग्वेज देखकर यह समझ आ रहा है कि चीन अब बैकफुट पर है। उसके लोग हाथ बांधकर आंखें नीची करके बैठे हैं। जो धोखेबाज होते हैं वो आंखें चुराते हैं, वो सच से सामना नहीं कर पाते। चीन की टीम में यह साफ दिख रहा था। वैसे भी ये मीटिंग चीन के बार बार कहने पर की गई थी। धोखेबाज और झूठे लोग ऐसा ही करते हैं, वो सच का सामना नहीं कर पाते। वैसे भी 2 घंटे 20 मिनट की इस मीटिंग में चीन के पास कहने के लिए नया क्या था? वो वही पुरानी बातें दोहराता रहा। चीन ने अपनी गलती नहीं मानी और सीमा पर टकराव का दोष भारत पर थोप दिया। चीन ने कहा कि आमने सामने बैठकर बात करना जरूरी था, लेकिन वो अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन राजनाथ सिंह ने 2 टूक बात कह दी और ये कह दिया कि चीन को निर्धारित एलएसी का सम्मान करना होगा। चीन सीमा पर स्थितियां बदलने की कोशिश ना करे और भारत हर हाल में अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। ये बात भारत पहले दिन से कह रहा है। मामला हल होना चाहिए, लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं पूरे कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है। बातचीत से भारत को पहले भी ऐतराज नहीं था। सैन्य बातचीत तो अब भी चल रही है और टकराव बढ़ने के बावजूद भारत चीन के साथ मॉस्को में कूटनीतिक मीटिंग के लिए तैयार हो गया। लेकिन असली समस्या चीन की धोखेबाजी है। चीन पर अब भारत को कोई विश्वास नहीं है और जब तक ये विश्वास वापस लाने के लिए चीन कोई कदम नहीं उठाता, तब तक कोई बातचीत सफल नहीं हो सकती। It lasted for over 2 hours, and the message given to the defense minister of China is that better get back through dialogue back to the positions where we were, which was we de-escalated, but they refused to disengage from Pangsong So north. चीन के बार बार कहने पर ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के रक्षा मंत्री से मिले। 80 दिन में 3 बार चीन के रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से मिलने की अपील की थी, जिसमें इस बार मॉस्को में भारत मीटिंग करने के लिए आखिर में तैयार हुआ। लेकिन भारत के रुख में कोई समझौता नहीं हो सकता। ये बात चीन को पहले भी बताई जा चुकी है और एक बार फिर बता दी गई है। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिर्फ चीन के रक्षा मंत्री से अचानक मुलाकात नहीं की। वहां पर जो तस्वीरें निकली उसका विश्लेषण आपने देखा। लेकिन रक्षा मंत्री जब लौट रहे थे तो तेहरान में उन्होंने रुकने का मन बना लिया। यह भी एक सरप्राइज था। ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसे डिकोड करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबको सरप्राइज कर दिया।
उनके रूस दौरे में तेहरान जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन रूस से लौटते हुए अचानक एक दिन के लिए तेहरान में रुकने का प्लान बना लिया। इसे आप मामूली बात मत समझिए। सैन्य नीति और कूटनीति के लिहाज से ईरान दौरे के बड़े कूटनीतिक मायने हैं। पहले आप ईरान को समझिए। ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी देश है और वो चीन की फ्रेंड लिस्ट में भी है। चीन पाकिस्तान से मिलकर ईरान के साथ नया गठजोड़ बनाने में जुटा है। इसी साल जुलाई में ईरान और चीन के बीच गुपचुप एक बड़ी डील हुई है। इसके मुताबिक चीन और ईरान अगले 25 वर्षों तक आपसी सहयोग करेंगे। ईरान से चीन को सस्ता कच्चा तेल मिलेगा, बदले में चीन वहां निवेश करेगा। लेकिन चीन का असली मकसद ईरान को साथ लाकर भारत के खिलाफ नेक्सस तैयार करना है। पाकिस्तान तो पहले ही चीन के साथ है और अब अगर भारत का पुराना दोस्त ईरान भी चीन के पाले में चला गया तो चीन के लिए भारत को घेरना आसान हो जाएगा। चीन की इसी चाल की काट में भारत जुट गया है और रक्षा मंत्री इसीलिए अचानक ईरान गए, क्योंकि दो मोर्चों पर युद्ध की तैयारियों के लिए इस तरह की कूटनीतिक चक्रव्यूह बनाना भी जरूरी है। ईरान को पाले में करके भारत सबसे पहले चीन के दोस्त पाकिस्तान को झटका देगा। अगर चीन के खिलाफ भी भारत ईरान को मना लेता है तो ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। भारत ने चीन के लिए ये कूटनीतिक चक्रव्यूह तभी से बनाना शुरू कर दिया था जब लद्दाख में टकराव शुरू हुआ था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रूस है, जो इस वक्त चीन के करीबी देशों में है। लेकिन चीन को भारत के मामले में रूस का समर्थन उस तरह से नहीं मिल पाया जैसा उसको उम्मीद थी। कल मॉस्को की ही तस्वीरें देख लीजिए। रूस में चीन के रक्षा मंत्री को कोई भाव नहीं दे रहा था, जबकि सब भारत के रक्षा मंत्री को ही तवज्जो दे रहे थे। जैसे भारत ने कूटनीतिक तौर पर रूस को चीन से दूर किया, वही मिशन अब ईरान के मामले में है। राजनाथ सिंह के ईरान दौरे का सामरिक तौर पर महत्व इसलिए भी है क्योंकि ईरान के चाबहार बंदरगाह को भारत विकसित कर रहा है। ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट की काट है, ये चीन विकसित कर रहा है। जबकि चाबहार पोर्ट के निर्माण की धीमी रफ्तार से ईरान को चिंता है। यही चिंताएं भारत को दूर करनी होंगी। चाबहार पोर्ट पर भारत की मजबूती से चीन और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा और न सिर्फ चीन की सैन्य नीति बल्कि दुनिया में विस्तारवादी उसकी आर्थिक नीति को भी जवाब मिलेगा। भारत अब रूस और ईरान समेत पूरे इलाके में चीन के प्रभाव को कम करने में जुट गया है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जैसे देश भारत के पुराने दोस्त रहे हैं और इनके साथ अब भारत हर तरह के सहयोग को बढ़ाने में जुटा है। रक्षा मंत्री ने मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग के दौरान इन देशों के रक्षा मंत्रियों से इसलिए अलग से बात की। आज तक ब्यूरो। भारत और चीन के सीमा विवाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मदद करने की पेशकश की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की। ये चीन के लिए तो कूटनीतिक संदेश है, लेकिन एक संदेश वोटों वाली राजनीति के लिए भी है। अमेरिका में 2 महीने बाद राष्ट्रपति चुनाव है और काफी समय से भारतीय मूल के वोटरों पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर है। It's been very nasty. It's been a very nasty situation. And we stand ready to help with respect to China and India. If we can do anything, we would love to get involved and help. And we are talking to both countries about that. डोनाल्ड ट्रंप की ये बात चीन को चिढ़ाने वाली है, क्योंकि उसे पता है कि चीन और भारत के टकराव में अमेरिका किसके साथ खड़ा है। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने बीच बचाव करने का प्रस्ताव दिया है। चीन इसे पसंद नहीं करेगा, क्योंकि चीन को ये लगता है कि मौजूदा टकराव अमेरिका की वजह से हुआ है और अमेरिका की शह पर ही भारत ने उसके खिलाफ मोर्चा खोला है। जबकि सच ये है कि चीन की हरकतों को देखकर दुनिया में उसके साथ कम ही देश हैं और ये भी दुनिया देख रही है कि विस्तारवादी चीन को पहली बार अगर किसी ने इस तरह से टक्कर दी है तो वो भारत है, जो 4 महीने में चीन की आंख में आंख डालकर बात कर रहा है। यही बात चीन को परेशान कर रही है। पिछले 4 महीने में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो अनबन बनी हुई है, इसका चीन का इरादा एक ही लगता है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो स्टेटस को है उसको चेंज किया जाए। लेकिन भारत और चीन के मामले में डोनाल्ड ट्रंप की बिन बुलाई एंट्री इतनी हैरान नहीं करती। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव है और डोनाल्ड ट्रंप चीन को दुश्मन नंबर 1 बताकर चीन के खिलाफ इस वक्त कोरोना की वजह से नाराजगी को भुनाना चाहते हैं। इसके साथ ही वो अमेरिकी चुनाव में भारतीयों के वोट भी बटोरना चाहते हैं।
इसीलिए वो एक तरफ लद्दाख के मामले में मध्यस्थता की बात करके चीन को चिढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करके अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। Prime Minister Modi is a friend of mine and he's doing a very good job. Nothing easy, but he's doing a very good job. अमेरिका में भारतीय मूल के करीब 41 लाख अमेरिकी नागरिक हैं। इनमें से 15 लाख वोटर हैं और ये अमेरिका के कई राज्यों में चुनाव को प्रभावित करते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों में बड़ी संख्या में ट्रंप की विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक माने जाते हैं। इसलिए ट्रंप की कोशिश ये है कि वो भारत की तारीफ करके भारतीय मूल के अमेरिकियों को अपने पाले में खींचे। आज तक ब्यूरो। एक तरफ कूटनीति है, दूसरी तरफ राजनीति है। चीन के मामले में कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, तो बीजेपी ने आज कांग्रेस को इस बात पर घेरा कि ग्लोबल टाइम्स जैसे चीन के सरकारी अखबारों में मोदी सरकार की आलोचना और कांग्रेस की तरफदारी हो रही है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा था कि सीमा विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी दबाव में है और कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से हटाने का इंतजार कर रही है। आज बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसी को लेकर कांग्रेस पर हमला किया। राहुल गांधी, कांग्रेचुलेशंस टू यू। पाकिस्तान में तो आप हीरो बन ही गए थे। पाकिस्तान में हर घर में बच्चा बच्चा आपको जानता है कि राहुल गांधी हमारे साथ खड़े हैं, मगर आज आप चीन के भी हीरो बन गए हैं। वैसे चीन के साथ तो आप पहले से ही थे, किंतु आज जिस प्रकार चीनी मीडिया आपकी महिमा मंडन कर रही है, आपके परिवार की महिमा मंडन कर रही है, मैं आपको आज बधाई देता हूं। आप चीन में भी हीरो बन गए हैं। यू आर हीरो ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, बट ऑफ कोर्स यू आर अ बिग जीरो इन इंडिया। जहां के हीरो होने चाहिए आपको, वहां आप जीरो हैं, और जो हमारे दुश्मन हैं वहां आप हीरो बने हुए। आज अरुणाचल प्रदेश से ऐसी खबरें आई हैं कि वहां पर 5 भारतीय नागरिकों को चीन की सेना ने बंधक बना लिया। अभी इसकी जांच हो रही है, लेकिन इस खबर के बीच आज दुनिया को चीन की सेना और भारतीय सेना का फर्क भी दिख गया। सिक्किम में भारतीय सेना ने कुछ चाइनीज नागरिकों की जान बचाई, इसकी तस्वीरें भी आई हैं। ये चाइनीज नागरिक भारत चीन सीमा पर सिक्किम के उत्तरी इलाके में खराब मौसम के कारण फंस गए थे। इनकी भारतीय सेना के जवानों ने मदद की, वहां से बाहर निकाला, और इसके विपरीत देखिए कि चीनी सैनिकों से जुड़ी हुई कैसी खबर सामने आ रही है। और अब वो खबर जो आपको बताएगी कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के स्वाभिमान की इंजीनियरिंग कैसी होती है। रोहतांग को लेह सरहद से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बनकर तैयार है। ये सुरंग, इसका नाम है अटल सुरंग, और इस सुरंग से चीन को दर्द की होम डिलीवरी की जाएगी। आज हम आपको अटल सुरंग तक ले चलेंगे। आज तक पहला ऐसा चैनल है जिसने अटल टनल तक जाकर आपके लिए रिपोर्ट तैयार की है। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। अटल सुरंग सुविधा के लिहाज से जितनी अहम है, उतनी ही इसकी सामरिक अहमियत है। खासकर चीन के साथ एलएसी पर तैनात सैनिकों के लिए यह लाइफलाइन बन जाएगी। आज तक संवाददाता मंजीत सिंह नेगी इस अटल सुरंग के उद्घाटन से पहले आपको इसकी एक्सक्लूसिव यात्रा पर ले जा रहे हैं। दस 10,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के स्वाभिमान की इंजीनियरिंग। सामने चीन हो या पाकिस्तान, भारत के सामरिक अभियान की इंजीनियरिंग। यह है अटल सुरंग, नए भारत के गौरव गान की इंजीनियरिंग। इस वक्त हम आपको दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी रोड टनल दिखाने जा रहे हैं। रोहतांग से लेह को जोड़ने वाली ये सामरिक टनल अब बनकर तैयार हो गई है। बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 9 किलोमीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी ये टनल रोहतांग से लेह को जोड़ेगी। सामरिक तौर पर यह बहुत महत्वपूर्ण टनल है और 10 सालों में यह बनकर तैयार हो गई है। इसके बन जाने से रोहतांग से लेह की दूरी 46 किलोमीटर की दूरी मात्र 10 मिनट में पूरी हो सकेगी। 10,000 फीट की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे को लेह सरहद से जोड़ने वाली ये सुरंग बनकर तैयार हो चुकी है। 9 किलोमीटर लंबी ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम अटल सुरंग रखा गया है। इस वक्त हम आपको
रोहतांग से लेह को जोड़ने वाली एक ऐसी सामरिक टनल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जिससे इस पूरे इलाके में भारतीय सेना की आवाजाही आसान हो जाएगी। 9 किलोमीटर लंबी इस टनल के बन जाने से रोहतांग से लेकर लेह तक की दूरी काफ़ी कम हो जाएगी। करीब 46 किलोमीटर की ये जो रास्ता है वो 10 मिनट में पूरा हो सकेगा। सामरिक नजरिए से बेहद अहम इस सुरंग को बनाने का काम 10 साल पहले 28 जून 2010 को शुरू हुआ था। बीते वर्षों में जिस तरह से भारत को चीन से खतरा पैदा हो रहा है, ऐसे में सुरंग को तेजी से पूरा करने के लिए पिछले 2-3 सालों में इसके निर्माण पर बेहद तेज रफ्तार से काम हुआ। भारत और चीनी सेनाओं के बीच मौजूदा तनाव के साथ इस टनल के बनने से सबसे ज्यादा फायदा हमारे सैनिकों को होगा जो इस वक्त लद्दाख के अलग इलाकों के मुश्किल हालात में तैनात हैं। अब यहाँ से 24 घंटे रसद और हथियार की आवाजाही आसानी से हो सकेगी। ये टनल अब भारत की इंजीनियरिंग का कमाल बनकर दुनिया भर में मिसाल बनने जा रही है, क्योंकि इन परिस्थितियों में इसे बनाना कतई आसान नहीं था। लेकिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने एक तरह से असंभव काम को संभव कर दिखाया। हमारी ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू लेह का एक सपना था। उस सपने में सबसे पहली कड़ी थी रोहतांग टनल, एंड इस पूरी लेह के रोड में सबसे ऊंची चढ़ाई ये है। इस टनल को जो हमने 10 साल में पूरा किया, हमको बहुत प्रॉब्लम्स आए। हमने एक 600 मीटर का जियोलॉजिकल जोन ऐसा क्रॉस किया है जो किसी टनल ने दुनिया में नहीं किया। वो करने के बाद, इस टनल को रेडी करने के बाद हमको कॉन्फिडेंस है कि इस देश में बनने वाले और कोई भी टनल में हमको कभी भी इतना चैलेंज नहीं आएगा। हमको वो कॉन्फिडेंस है कि हम अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाते रहेंगे और इस टनल से अब सेनाएं पूरे साल, जो पहले 7-8 महीने एक रास्ता बंद रहता था, पूरे साल लद्दाख की तरफ ट्रैवल कर पाएंगे। सुरंग के अंदर अत्याधुनिक ऑस्ट्रेलियाई सुरंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। वेंटिलेशन सिस्टम भी ऑस्ट्रेलियाई तकनीक पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन से पहले इस वक्त टनल के अंदर फिनिशिंग का काम चल रहा है। ये 2 लेन टनल है और यहाँ पर खासतौर से अगर हम सुरक्षा इंतजामों की बात करें, किसी भी इमरजेंसी होने पर सबसे पहले अगर किसी तरह की दुर्घटना होती है, आग लगती है, तो उसके लिए ये पाइप हमें नज़र आ रहा है जिसके अंदर पानी है और उसके साथ ही इससे पानी निकलना शुरू हो जाएगा फव्वारों के ज़रिए, जिससे आग को बुझाया जा सकता है। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो यहाँ पर इसके अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत को कैसे पूरा किया जाएगा। 13-13.5 मीटर ये गहरी सुरंग है, टनल है। इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है कि एल्टीट्यूड पर 10,000 फीट की ऊंचाई पर, तो इसके लिए ये वेंटिलेटर डैम्पर बनाए गए हैं जो कि जिनके ज़रिए जो ऑक्सीजन की आवाजाही है वो लगातार यहाँ पर बनी रहेगी। अटल सुरंग में सुरक्षा और सुविधा के हर पहलू को तवज्जो दी गई है। हर एक 250 मीटर पर सीसीटीवी, जबकि एयर क्वालिटी निगरानी सिस्टम हर 1 किलोमीटर पर है। सुरंग के अंदर हर 200 मीटर की दूरी पर एक फायर हाइड्रेंट की व्यवस्था की गई है ताकि आग लगने की स्थिति में नियंत्रण पाया जा सके, जबकि वापस मुड़ने के लिए 2.2 किलोमीटर बाद एक मोड़ है। हर 150 मीटर पर टेलीफोन और हर 500 मीटर पर आपात द्वार भी है। बहुत लंबे समय से ऐसे सड़कों की आवश्यकता थी, ऐसे सुरंगों की आवश्यकता थी, पता नहीं हुआ क्यों नहीं था, लेकिन अब शुरुआत हो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।